चलो लास्ट क्लास यहाँ पर खत्म हुआ था। हाँ, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ था, है ना। और एक समरी बताया गया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकालने से क्या आता है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग का वायर का वैल्यू निकलता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, एचओटीएस का था, और बोला गया था कि इसमें से किसका इस्तेमाल तुम करोगे कार का टायर बनाने के लिए, और दूसरा था टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशंस ऑफ अ हेवी मशीन इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्री। हाँ भाई, तो पता लगा क्या है वो? चलो आयुषी, नहीं पता लगा क्या है? सोची थी। अच्छा चलो बताओ। अरे ये नहीं, कुछ बताओ क्या पता लगा क्या है? वो तो मैं ही ज्यादा नहीं पता है, रीजन बताना। कौन पता लगा क्या है? यस चलो बोलो। हाँ हाँ बोलो, अरे सुनो दो। कार टायर के लिए रबड़ है। अच्छा, और बी वाले का नहीं समझ आता। ओके, उसी आंसर को खींच देने पे बी का भी आंसर आ जाता। एती बोलो। अच्छा नहीं देखी थी। हाँ ठीक है, और कुछ रोहित पढ़ गए थे, बताओ क्या होगा? दूसरा का अब्जॉर्ब करना बी। हाँ, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम था ना, बात होता वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसका एरिया कम आएगा उसका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम आएगा। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कम, तो उस वर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? वो जो कार चल रहा है उसके पास एनर्जी आएगा। कौन सा एनर्जी? तो उसमें हीट एनर्जी। रबर का बात हो रहा है, रबर जिससे वो कार टायर बनाए हैं। अगर उसका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो जब उसी रबर से कार टायर बनाएंगे और वो आगे की तरफ चलेगा तो वो जो हीट डिसिपेशन करेगा आगे चलते समय वो कम करेगा। समझ में आ रहा है? इसी वजह से हम लोग कार टायर का इस क्वेश्चन में रबर ए का इस्तेमाल करेंगे। लेस वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, लेस हीट डिसिपेटेड। ठीक है, लेस हीट डिसिपेटेड। और दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मोर हीट डिसिपेटेड। और जितना हीट डिसिपेट करेगा वो उतना ही ज्यादा। जैसे इसका काम ही है गर्म होना, जैसे रबर, जैसे कार टायर बनाओगे तो उसको तुम गर्म नहीं करना चाहोगे, उससे तुम्हारा कार चल रहा है। दूसरा वाला गर्म हो तो हो, उसको लगाया ही इसीलिए है। एक बड़ा भारी सा मशीन है, रूम में ढेर सारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना है। तो जो मेरा रबर है वो गर्म हो जाए, क्या दिक्कत है? वो गर्म हो तो हो, वो जो भारी मशीन है उसका वाइब्रेशन को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है ना। खुद गर्म हो रहा है तो हो, उससे मेरे को क्या फायदा है मेरे को। लेकिन कार का टायर को गर्म नहीं कर सकते, वो गर्म होते रहेगा, गर्म होते रहेगा, फट जाएगा, तो उससे तुमको लॉस है। तो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एचओटीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाना। बाकी ये चैप्टर पहला वाला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जो जो चीज आने लायक था सब हो गया। अब थिंग्स टू रिमेंबर करके इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। छोटा बात एक्चुअली में 9 से 12 तक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक छोटा सा है नहीं। छोटा सा वो लगता है कि उससे क्वेश्चन कितना है, किसी टॉपिक में कम क्वेश्चन है तो तुमको वो उस फलाना क्लास में छोटा टॉपिक लग सकता है। बाकी टॉपिक कोई छोटा उठा नहीं है 9, 10, 11, 12 में, साइंस के किसी भी पेपर में। बट बाकी 5 क्लास में जितना टॉपिक पढ़ाया हूँ अभी 20-25 मिनट में ऐसा बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो ध्यान रखना बाकी टॉपिक्स का भी। तो यंग्स मॉड्यूलस बहुत दिन पढ़े और आएगा भी यंग्स मॉड्यूलस से ही। टीचर अगर कॉन्फिडेंटली बोल रहा है आएगा यंग्स मॉड्यूलस से तो आएगा। तुम जो भी एग्जाम सेट करना चाहो कर लो, स्कूल का है तो स्कूल का, मेंस का तो मेंस का, एडवांस का तो एडवांस का, नीट का तो नीट का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इलास्टिसिटी से क्वेश्चन तो भाई यंग्स मॉड्यूलस का लोडेड अनलोडेड तार वाला ही आएगा, लेकिन और भी टॉपिक है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस
नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वजह, ठीक हो। तो वो तो हो गया, होता कुछ नहीं है 11-12 में। तुम मैं अपने मेरा हो गया, तुम कम से कम 15 क्वेश्चन और बनाओ तब होगा, है ना। बाकी अब थिंग्स टू रिमेंबर करके ही आप लोग लिखेंगे और पहले बताओगे। ये मान लो सरफेस है, स्फेरिकल बलून टाइप का कुछ, है ना। और इस पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, और एक्चुअली में फोर्स है, टोटल फोर्स का नाम ही एफ लिखे है, समझ आ रहा है। सब एफ 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 नहीं है, टोटल का वैल्यू मान लो एफ है। और ये एस बलून मतलब ऐसा मटेरियल है जो कि फोर्स लगाने पर पिचक सकता है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ जा सकता है ना। तो क्या होगा, इस तरह से फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, ये पिचकेगा, है ना। पिचक करके इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या अंतर हुआ, पिछले 5 दिनों से आप पढ़ रहे, तार था, तार पर जैसे ही लगा रहे थे फोर्स, तो तार क्या हो रहा था, डिफॉर्म तो कर रहा था, लेकिन वो खींच के बढ़ रहा था उसका लेंथ। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या कम हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। कुछ लोग आप लोग खुद बता रहे हैं, यहाँ पर क्या कम हो रहा है बॉस, वॉल्यूम कम हो रहा है। इसमें लेंथ बढ़ रहा था, इसमें वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, वो ठीक है। इसका वॉल्यूम पहले अगर v है, डेल्टा v मान लो कम हो गया, तो ये कितना बचा, v माइनस डेल्टा v, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये जो फोर्स है इसके एरिया पर लग रहा है। अभी भी ये जो फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रहा है इसके सरफेस पर, सब तरफ से स्ट्रेस अभी भी नॉर्मल है। अरे समझ में सबको, स्ट्रेस अभी भी, इधर से देखो तो इसके लिए नॉर्मल, इधर से देखो तो इसके लिए नॉर्मल, इधर से देखो तो इसके लिए नॉर्मल, इधर से देखो 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 इसके लिए नॉर्मल। तो स्ट्रेस अभी भी क्या है, अभी भी नॉर्मल ही है। बट स्ट्रेन, पहला वाला स्ट्रेन जिसमें आप पिछले 4 दिनों से बिल्ड कर रहे हैं, उसमें किसमें चेंजेस आ रहा था, इसमें किसमें आ रहा है, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। कौन सा स्ट्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में कौन चेंज होता है, लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वॉल्यूम में चेंजेस होता है। स्ट्रेस अभी भी नॉर्मल है, स्ट्रेस इस डायग्राम में अभी भी नॉर्मल है, स्ट्रेस इस डायग्राम में अभी भी नॉर्मल है। बट जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होकर के वॉल्यूमेट्रिक है। और पहले क्लास में पढ़े थे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो को ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस अगर नॉर्मल हो जाए और स्ट्रेन अगर वॉल्यूमेट्रिक हो जाए, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग अब यंग्स मॉड्यूलस तो नहीं कह सकते, दिस इज नोन एज के, दिस इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे वो यंग्स मॉड्यूलस था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बल्क मॉड्यूलस। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्ग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। जबरदस्ती फॉर्मूला लिखने का शौक है तो लिखेंगे स्ट्रेस का, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब चेंज इन लेंथ नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज आवर बल्क मॉड्यूलस। कुछ लोग बोलते हैं यूनिट बताओ, क्यों ही बताऊं, सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का हर बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। बार बार लिख कर भी क्या ही टाइम पास करोगे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो जो स्ट्रेस का है वही मॉड्यूलस का है, यंग्स का भी वही है, बल्क का भी वही है, अभी शियर पढ़ाऊंगा उसका भी वही आएगा। हर बार एक ही चीज लिख के फायदा नहीं, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी पास्कल होगा। ये भी स्ट्रेन पर नहीं, स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, ये तुम लिख सकते हो। और बाकी जब और देखो थोड़ा सा, ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें बात हो रहा था कि लेंथवा जो यंग्स मॉड्यूलस का जो क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें लेंथ जो है वो बढ़ता है और इसमें जो वॉल्यूम जो है वो घटता है। इसलिए कई किताब में आपको इसका जो फॉर्मूला जहां पर पढ़ेंगे वहां पर ये माइनस साइन दिखेगा। ये न्यूमेरिकल बनाने में काम नहीं आएगा, ये माइनस इसके न्यूमेरिकल पर नहीं है, ये माइनस शो करता है कि इस केस में वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ये शो कर रहा है। न्यूमेरिकल बनाने समय काम नहीं आएगा। ये माइनस साइन जो है वो सिर्फ ये शो कर रहा है, यंग्स मॉड्यूलस को नहीं कहीं आता कि लेंथवा बढ़ता है, इसमें वॉल्यूम घटता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन तुमको दिखेगा। न्यूमेरिकल बात में नहीं जरूरत पड़ेगा लगाने का। एफ बाई ए बाई डेल्टा बी बाई जी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें और देख लो, अभी लिखो मत, एक आध चीज और देखना है। फोर्स बाय एरिया का तो कह ही रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस
बट प्रेशर भी तो कहते थे, और इस केस में प्रेशर ही इसको कहा जाता है। प्रेशर बचपन में कहां पर ये वर्ड कहां इस्तेमाल करते थे? प्रेशर, ऐसे कोई चीज को लेकर के ऐसे दबाए तो प्रेशर हुआ, तो ये तो दबा ही रहे हो ना। जो लोग समझदार है उन लोग आइडिया लगा रहा, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिकली प्रेशर और स्ट्रेस में कोई अंतर नहीं है, बट एक्चुअल में अंतर है। प्रेशर जो है वो किसी भी तरह का फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, लेकिन स्ट्रेस सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पर इस्तेमाल होता है। और प्रेशर वर्ड यूज ही कहां पर क्यों, ऐसे लेकर के दबाते समय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ऐसा कहां करते, एक मटेरियल में लोड लगा के छोड़ देते, दबा हुआ कुछ नहीं रहते। यहां पर एक्चुअली में दबाव महसूस होता है, इसलिए कई सारा न्यूमेरिकल बनाते समय भी, इस टॉपिक का जब न्यूमेरिकल आए, अभी इस चैप्टर में नहीं है, जहां भी आए टू बी प्रिसाइज एसएचएम में दिखेगा, ठीक इसका न्यूमेरिकल अब अंत में वेव में तुमको दिखेगा, अभी ना के बराबर इक्का दुक्का न्यूमेरिकल है। बट यंग्स मॉडुलस के किसी भी क्वेश्चन में बना समय प्रेशर वर्ड नहीं दिखा, अभी बनाए ना तुम लोग इतना दिन से न्यूमेरिकल, बल्क मॉडुलस का न्यूमेरिकल बनाने समय प्रेशर वर्ड दिखता है स्ट्रेस से ज्यादा, क्योंकि ऐसे करके दबाने वाला केस प्रेशर का ही बनता है, समझा ना। तो कई जगह पर आपको इसका फॉर्मूला में, इसके जगह पर चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का चेंज हो रहा है ना, जैसे एरिया था और ऐसे दबाए जा रहे हो तो उसके एरिया कम हो रहा है, तो प्रेशर में चेंजेस हो रहा है। तो कई किताब में और अभी न्यूमेरिकल में भी फोर्स बाय एरिया, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इस फॉर्म में भी तुमको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो है वो दिख सकता है। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम और फोर्स बाय एरिया में प्रेशर का चेंज भी मिल सकता है। बाकी ये माइनस साइन शो करता है कि ऐसे केस में वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और 95% क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस का, इसका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में शायद तुमको ना दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर। 11th क्लास में आपको बल्क मॉडुलस से मुलाकात होगी जरूर। अभी भी करवाऊंगा इक्का दुक्का क्वेश्चन, बट इसका जो भारी भयंकर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो कहां पर दिखेगा खुद से बताओ। इस चैप्टर का नाम देखे क्या था? इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का नाम था। मतलब ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहला इलास्टिसिटी, ये जनरली सॉलिड में ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं होता एक्चुअली में। ये वैसे चीज में हो रहा है जिसको तुम अंदर की तरफ दबा सकते हो। टू बी प्रिसाइज, इसका एक्चुअल में इस्तेमाल हवा के केस में पड़ता है। हवा में जो प्रेशर लगता है, शायद पहली बार 9th क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़े थे। हाँ भाई पढ़े थे 9th क्लास में, साउंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। हवा में जब साउंड ट्रेवल करता है तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, कंप्रेशन में आप लोग पढ़े थे प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, रेयर फ्रैक्शन में कम हो जाता है, याद होगा पढ़े थे। वहां पर आपको घूम करके बल्क मॉडुलस का न्यूमेरिकल दिखेगा, अभी भी दिखेगा बट इक्का दुक्का। वहां पर इसका एप्लीकेशन दिखेगा एसएचएम और वेव चैप्टर में। तो रोने मत लगना, थर्मोडायनामिक्स में इसका फॉर्मूला दिखेगा, तो वहां मत बोलने लगना कहां से आगे कहां से आ गया। अभी मैं ये नहीं बोला कि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बोला ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें आई एम 100% श्योर कि यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन नहीं आएगा। बल्क मॉडुलस छाया हुआ टॉपिक 11th में अलग अलग चैप्टर्स में दिखेगा। जनरली गैस के प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर में ये वर्ड ज्यादा दिखता है। सॉलिड वाले में यंग्स मॉडुलस वाला ही क्वेश्चन, ग्राफ, न्यूमेरिकल, मेंस, एडवांस, नीट आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब लिख लो, बातों को लिख लिए फॉर्मूला। एक आध क्वेश्चन इसमें से देख लो, बाकी इसका क्वेश्चन मिलेगा दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में, थर्मोडायनामिक्स में, एसएचएम में, वेव में, लिक्विड पर प्रेशर, अब प्रेशर वाला जो बात होगी वहां पर तो बहुत जगह पर दिखेगा। अभी फिलहाल एक दो क्वेश्चन बस सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए लिख लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन एक दो ही करो, अभी ज्यादा नहीं। यूनिट वगैरह पूछा जाएगा तो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रेशर ऑफ अ मीडियम, फटाफट ही नहीं। प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम, और बाकी मैं पहले भी बोल रहा हूं किसी टीचर के बात में भी मत रहना। मैं भी बोल रहा हूं कि 95%, मेरा भी बात मत सुनना, इसका क्वेश्चन बनाना जरूर। ये नहीं कि टीचर बोल दिया नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आया, आ गया तो फिर क्या करोगे। इसलिए कम से कम फॉर्मूला और एक आध क्वेश्चन जरूर देख करके रखना। ठीक है, बल्क मॉडुलस, नहीं, प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल टू 1.165 into 10 की पावर 5 पास्कल, and change in volume
वो टेम्पो को चला रहा है। चेंज इन वॉल्यूम is 10%, keeping temperature constant. ठंडा लग रहा है, वेरी गुड, ठंडा खाओ। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। चलो जुआ का तुम बताओ कैसे बनाएंगे। फाइंड द बल्क, अरे इसको वही बोला जाता है, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। चलो भाई, जेके जेसी बताओ क्या क्या दिया हुआ है, चलो बताओ। चलो चेंज इन प्रेशर, तो कितना चेंज इन प्रेशर निकालना पड़ेगा। चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर 1.165 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1.01 इंटू 10 की पावर 5। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स क्या मतलब एग्जैक्ट आ जाएगा, 0.164 हो गया। कितना हो गया ये, नहीं ठीक से करो, कैलकुलेशन कर दो। 1.01 है, 1.165 है, कितना आएगा 0.155, 0.155 ना, 0.155 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल से पास्कल घटाएंगे, यूनिट डायमेंशन कहता है पास्कल में ही आंसर आएगा। और ये क्या है, नहीं डेल्टा भी नहीं है। कैसे नहीं है, मैथ वाले लोग बताएंगे, नॉन मैथ वाले लोग बताएंगे। चेंज इन वॉल्यूम, किसी चीज का चेंज निकालोगे तो उसका परसेंट आ सकता है क्या कभी, किसी चीज का चेंज से परसेंटेज कैसे होता है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100 से ही परसेंटेज आएगा। मतलब एक्चुअली में अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये डेल्टा बी का वैल्यू हो ही नहीं सकता, ये डेल्टा बी बाई बी का वैल्यू होगा। चेंज कभी परसेंटेज में नहीं आ सकता। जैसे आपका यूनिट टेस्ट में आपका 30 नंबर आया तो 30 नंबर का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, 30 बाई ओरिजिनल इंटू 100 ही होगा। ये लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझना पड़ता है। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में लैंग्वेज का खेल है। वो चेंज इन वॉल्यूम कभी परसेंटेज में आ ही नहीं सकता है। चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100 तभी वो परसेंटेज में आ सकता है। बात समझ में आ रही है, तो इसका ख्याल रखना। तो डेल्टा भी बाई भी ये कितना दिया हुआ है 10%, 10% को 10 बाई 100, मतलब वी कैन राइट इट एज 0.1। बाकी बल्क मॉडुलस निकालना है। अभी फॉर्मूला देखे थे क्या था, पी नहीं था शायद, चेंज इन प्रेशर था, बाई डेल्टा वी बाई वी। माइनस देख लेना, ऑप्शन में हो तो लगाना, अदरवाइज ऐसे लिखो। इंटू वो डेल्टा वी बाई वी है, डेल्टा वी बाई 1 10 हो गया ये। कितना हो गया, दिस इज 0.155 इंटू 10 की पावर 6, और यू कैन से 1 न्यूटन पर पास्कल में भी चलेगा। ये बल्क मॉडुलस का है, 1.55 इंटू 10 की पावर 6 दिया हुआ। सर कहाँ गलती हो रहा है, 1.55 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो यही आएगा। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बट ये बोलने का मतलब है कि किसी का बात सुन के मत रह जाना कि नहीं आएगा। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ चांसेस कम है। यंग्स मॉडुलस का चांस बहुत ज्यादा है। एग्जाम तुम अपने हिसाब से फिट कर लो, स्कूल से लेकर के मेंस तक, नीट से लेकर के एडवांस तक। मेरे हिसाब से यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा, बट ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत मिला के रखना। बाकी बल्क मॉडुलस से दूसरे चैप्टर में मुलाकात होगा, वहां पर एनालाइज करेंगे। फिलहाल बस नोट बना के लिख लो, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। नोट बना करके कंप्रेसिबिलिटी, इसको किसी चीज से ऐसे डिनोट तो करते नहीं है, ये बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कभी कंप्रेसिबिलिटी और वो फलाना मीडियम निकालने के लिए आ जाए तो बल्क मॉडुलस निकालना और उसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। आने के लिए तो यंग्स मॉडुलस सही आएगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ही इस चैप्टर का फेमस टॉपिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ही है, बट बल्क मॉडुलस भी पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बना रहे हो डायग्राम। थिंग्स टू रिमेंबर में दूसरा नंबर, जो पिछला लेक्चर लंबा चौड़ा दिया वही लेक्चर एक बार और अभी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस यंग्स मॉडुलस का ही है। बाकी ये सब थिंग्स टू रिमेंबर कॉपी में होना चाहिए। टेस्ट में चांस थोड़ा कम है, एटलीस्ट जेई नीट में लड़ने का चांसेस थोड़ा कम है। बाकी पढ़ना तो है ही, तो इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या हो रहा है पहले बताओ, थोड़ा सा देख के कुछ पता चल रहा है। शेप में एक सॉलिड सरफेस टाइप का कुछ दिख रहा है ना,
उसका नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो फिक्स है, और सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका मान लो एरिया ए है और इस पे एक फोर्स लगा है, तो ऐसा लगाने से क्या होगा, इस बार शेप चेंज कर रहा है। पहले वाले में लेंथ चेंज हो रहा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में, वॉल्यूमेट्रिक में अभी आप लोग बोले वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इस पे तुम बोल नहीं पाए कि लेंथ हो रहा है, एरिया हो रहा है, आप लोग अलग अलग बात से फिर बेंड कोई कर्व ये सब बोले, इसका मतलब है कि इसमें लेंथ और वॉल्यूम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर शेप ही चेंज हो जा रहा है। समझ आ रही है बात सबको, तो इसको ख्याल में रखेंगे। तो यहाँ वाला जो स्ट्रेस है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लगता है, पिछला 2 वर्ष आप लोग पर नॉर्मल होना चाहिए सरफेस पर, जैसे तार वाले में नॉर्मल था, अभी जैसे दबा रहे थे तो नॉर्मल था, इस पर नॉर्मल कहाँ है, यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सब सुनाई दे रहा है, यहाँ पर टेंजेंशियल है। समझ आ रहा है, ये जो खिंचा रहा है वो टेंजेंशियल है, इस बार जो स्ट्रेस है बॉस वो टेंजेंशियल है। स्ट्रेस का 3 टाइप देख लिए, कौन कौन सा हुआ, नहीं स्ट्रेस का 2 ही टाइप देगा, 3 टाइप का, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। 11th में स्ट्रेस का 2 ही टाइप देखना है, स्ट्रेस या तो नॉर्मल लगेगा या फिर टेंजेंशियल, बट स्ट्रेन का 2 ऑलरेडी देख चुके, एक में लेंथ खींचा रहा था, एक में वॉल्यूम। इस बार शेप, शेप फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, शेप इज नॉट फिजिक्स, शेप का उपाय करना पड़ेगा। शेप मतलब क्या, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू ही जब जैसे जैसे ये खिंचाएगा, ये जो एंगल है वो एंगल चेंज हो रहा है, तो इस बार ये वाला जो एंगल है वही चेंज हो रहा है। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन लिखवाया गया था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। एंगल अगर चेंज हो रहा है, बोर्ड पर देखना है, कॉपी पे तो बार में भी लिख लोगे, इसको हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। अरे समझ, शियर स्ट्रेन, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस बार स्ट्रेस अगर नॉर्मल हो, स्ट्रेन अगर शियर हो, जो बॉडी का शेप पोजीशन एंगल चेंज करवा दे, तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अंत में घूम फिर के मॉडुलस ही आने वाला है। इस बार जो मॉडुलस है उसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ, इस बार रिजिडिटी, रिजिडिटी कितना रिजिड है वो बताता है, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो 3 तरह का मॉडुलस पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 95% मेरे हिसाब से, तुम अपना करियर देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सब चीज बराबर होना चाहिए, किसी एक ट्यूशन टीचर के बोलने से कोई एक टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, सब बराबर इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो किताब में क्वेश्चन का संख्या देख करके बताते हैं, यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन ज्यादा है तो मेरे हिसाब से यंग्स मॉडुलस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। तुमको बराबर यंग्स मॉडुलस क्या, क्यों 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 किस लिए कब, जितना यंग्स मॉडुलस पढ़ना है उतना ही ध्यान से बल्क मॉडुलस और उतना ही ध्यान से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी देखना है। नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय ये वाला एंगल को शियर स्ट्रेन कहते हैं, इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ आ रहा है बात, कितना होगा अगर जबरदस्ती लिखना है तो इस डायग्राम से लिखने का ट्राई करते हैं। स्ट्रेस तो फिर घुमा फिरा करके फोर्स बाय ए, एंगल इस बार थीटा है। अब यहाँ पर मैथ वाले लोग मतलब मैथ वाले लोग अभी पढ़े हैं, नॉन मैथ वाले लोग को स्टार्टिंग में बताया गया था स्मॉल एंगल्स, अगर एंगल स्मॉल हो, मैथ्स वाले लोग तो अभी लिमिट चैप्टर में पढ़े, नॉन मैथ वाले लोग याद रखना इसका काम पढ़ने वाला है। एंगल अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा के जगह पर थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा भी प्रैक्टिकली थीटा के बराबर होता है बिल्कुल स्मॉल एंगल के लिए। मैथ्स वाले लोग अभी जस्ट लिमिट चैप्टर में पढ़े हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर 1, ये मैथ्स वाले लोग अभी जस्ट पढ़ ही रहे हैं मैथ्स में। नॉन मैथ्स वाले लोग याद रखना कि एंगल का वैल्यू अगर छोटा हो तो साइन थीटा प्रैक्टिकली थीटा के बराबर होगा, टैन थीटा भी प्रैक्टिकली थीटा के बराबर होगा, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए। जैसे टैन 30 का वैल्यू 30 नहीं होता है, बट टैन 0 का वैल्यू 0 जरूर होता है। नॉन मैथ वाले लोग को ऐसे ही समझाना पड़ता है, मैथ्स वाले लोग तो बकायदा लिमिट में पढ़ रहे हो ये चीज, नॉन मैथ्स वाले को ऐसे ही याद करवाना पड़ता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 30 डिग्री थोड़ी होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, बट साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 पे 0, साइन थीटा पे थीटा। ये स्मॉल एंगल के लिए लिख सकते हैं साइन और टैन के केस में। ये नॉन मैथ, जिसका मैथ नहीं उनको याद करना पड़ेगा, इसका बहुत काम पड़ने वाला है पूरे 11th 12th में, केवल इस टॉपिक में नहीं। अब मैथ्स वालों को तो ये लिमिट में पढ़ना ही है।
समझ में आ रहा है सबको? बाकी ईटा बराबर एफ बाई ए इंटू थीटा की जगह पर स्मॉल एंगल है तो tan थीटा मैनेज कर देंगे, जानबूझ के किए हैं। इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर दिखेगा परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, तो दिस इज x tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जबरदस्ती फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला हो रहा है इस डायग्राम में से, नहीं तो ये थोड़ी याद करके जाओगे घर से एफ एल बाई ए एक्स, एफ का एल का तुमको थोड़ी पता चलेगा। स्ट्रेस अगर टेंजेंशियल हो और स्ट्रेन अगर शियर, तो उन दोनों के रेशियो को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। और फिर से वही बात लेक्चर में फिर से नहीं दूंगा, यूनिट इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, पास्कल होगा। और तुम देखना तार खिंचाने वाला क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस का होगा, दबाने दुबाने वाला जो क्वेश्चन होगा वो बल्क मॉड्यूलस का होगा। सॉलिड को नहीं दबा सकते, ये बचपन में पढ़े हम लोग। तो यहां से सीधा सीधी हिंट है आपके लिए कि इस चैप्टर का नाम पहला वाला का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, तो बल्क मॉड्यूलस का ज्यादा क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर में नहीं दिखने वाला, लेकिन दिखेगा जरूर जहां लिक्विड गैस को कंप्रेस करने की बात होगी। और तीसरा नंबर यहाँ पर शेप साइज चेंज करने वाला है, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि फिर एंगल पर तो फिर पेच है ना। ये तो मैं ऐसा शेप बनाया तो ऐसा एंगल हुआ, डायग्राम कुछ और होता तो एंगल थोड़े दूसरे तरीके से बनता, फिर उससे थोड़ी एक्स बाई एल से आंसर आ जाता। इसीलिए ये पढ़ने कर लिए ठीक है, बट इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया आज तक, ठीक है। बट स्कूल एग्जाम में और यू कैन से सिलेबस के हिसाब से 3 तरह का मॉड्यूलस हमें पढ़ना है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअली में बोला जाता है उसको, और ये आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये शेप चेंज करेगा, यंग्स मॉड्यूलस लेंथ चेंज करता है, मतलब कितना चेंज हो सकता है वो बताता है, और बल्क मॉड्यूलस कितना कंप्रेस कर सकते हैं वो बताता है। बाकी ये इस चैप्टर में पढ़ना है ये दो टॉपिक। ओके, जल्दी से करो, ठीक है। अब देखो, अब ये चैप्टर ऐसे ही, मतलब जैसे मैं हमेशा, जो लोग मेरे पास पढ़ते मेरा लेक्चर सुनते रहते हो तुम लोग, हमेशा बताता हूँ सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि जब तक वो टॉपिक आता नहीं तब तक हम लोग सोचते नहीं है। बट इस पर एक्चुअली में मैं पहले भी बताया था, यंग्स मॉड्यूलस पूरा पढ़े आप लोग 5 क्लास 95% टॉपिक क्या हो रहा था, फोर्स लगाने की वजह से क्या बढ़ जा रहा था उसका। लेकिन 9th और 10th क्लास में जो मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से हमें मालूम है तार को खींचेंगे तो उसका वॉल्यूम फिक्स रह जाता है, और वॉल्यूम फिक्स रखने का मतलब है कि अगर तुम किसी तरह से उसका लेंथ अगर खींच भी रहे हो तो उसके एवज में उसका एरिया जो है वो तार का कम हो जाता है। ये फिजिक्स में भी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी वाले क्लास 10th में, और ये तुम किसी क्वेश्चन में बनाने में यूज नहीं किए हो। तुम सब में चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ से क्वेश्चन बना लिए हो, बट एक्चुअल कंसेप्ट कहता है कि जैसे जैसे तुम लेंथ उसका खींचते लेंथ तो बढ़ता, बट उसका जो डायमीटर है, रेडियस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो घट जाता। तुम किसी क्वेश्चन में कंसीडर किए भी नहीं हो, और एनसीईआरटी का बुक कहता है कि करना भी नहीं है, मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चन में करना भी नहीं है। बट एक्चुअली में एज अ साइंस स्टूडेंट हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि तुम ऐसे फोर्स लगा रहे थे सारे क्वेश्चन में, डिफॉर्मिंग फोर्स था ना, इस डिफॉर्मिंग फोर्स से इसका लेंथ तो बढ़ रहा था, बट एक्चुअली में इसका डायमीटर, रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कम हो रहा था, और वो तुम किसी क्वेश्चन में नहीं लिए हो। बट अगर ये वर्ड किसी क्वेश्चन में दिख जाए, पॉइसॉन्स रेशियो बोला जाता है, अगर ये दिख रहा है क्वेश्चन में, तब समझ लेना कि सामने वाला आपको बता रहा है कि इसमें लेंथ कम करोगे, लेंथ बढ़ाओगे, एरिया कम वाला भी कॉन्सेप्ट तुमको उस क्वेश्चन को, ग्राफ को, न्यूमेरिकल को, थ्योरी लिखते समय अगर ये वर्ड दिख जाए तो मतलब सामने वाला तुमको बता रहा है कि तुम मैथ्स का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे। वॉल्यूम फिक्स होता है, लेंथ तो तुम उसका खींच सकते हो, बट उसके एवज में एरिया कम भी होता है। वो चीज कितना कम होगा देखने के लिए आपको एक और मटेरियल का प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा, और वो मटेरियल का प्रॉपर्टी जो होता है वो पॉइसॉन्स रेशियो होता है। पहले से 5वें क्लास तक आते आते हम लोग सीखे कि हर खिंचाने वाले मटेरियल का क्या फिक्स होता है, यंग्स मॉड्यूलस। अभी तक पहला 5 क्लास में यही सीखे, खत्म क्लास होते समय ये सीखेंगे कि जो जो मटेरियल खिंचा रहा था उन सबका यंग्स मॉड्यूलस के साथ साथ पॉइसॉन्स रेशियो का वैल्यू भी फिक्स होता है। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये अलग बात है कि न्यूमेरिकल इस पर नहीं है, एक आध एचसीवी में क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ऐसे एनसीईआरटी का सिलेबस कहता है कि क्वेश्चन आंसर में पॉइसॉन्स रेशियो देखने की जरूरत नहीं है। और वाइसे वर्सा, क्वेश्चन में अगर दिया ही नहीं हुआ तो तुम खुद से थोड़ी ले लोगे कितना कम हो रहा है, ये तुम अपने से थोड़ी एनालाइज कर लोगे। कॉपर का अलग आएगा, एल्यूमिनियम का अलग आएगा, गोल्ड का अलग आएगा, सिल्वर का अलग आएगा, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तुम अपने से थोड़ी ले लोगे। बट इस रेशियो को हम लोग पॉइसॉन्स रेशियो कहते हैं। किस रेशियो को? तो क्या क्या कम हुआ, डायमीटर बोलो, रेडियस बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, डेल्टा डी बाई डी, दिस इज चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को
चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लोग कहते हैं पॉइसॉन्स रेशियो। दिस इज नोन एज पॉइसॉन्स रेशियो। सिग्मा अभी मैथ वाले लोग पढ़ रहे थे, इससे अभी मैथ्स में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कर रहे थे, बट खैर फिजिक्स में दिस इज बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। फिलहाल पॉइसॉन्स रेशियो के लिए सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज चेंज इन डायमीटर बाय चेंज इन लेंथ, दिस इज यूनिटलेस। इसका आप यूनिट मत लिख के चले आना, ये यूनिटलेस आएगा। ऊपर भी स्ट्रेन है, ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन है, तो इसका कोई यूनिट डायमेंशन मत लिख के चले आना। और ये कई किताब में आपको ये जो साइन है वो माइनस में दिखेगा, क्योंकि लेंथवा तो बढ़ रहा है बट एरिया डायमीटर रेडियस घट रहा है। तो अभी देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो नहीं, बट एक्चुअली में आपको ये माइनस साइन दिखेगा। चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर तो है, बट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो ऑफ अ मटेरियल को हम लोग पॉइसॉन्स रेशियो कहते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो नहीं, बट एक्चुअल साइंस कहता है कि जो जो मटेरियल खिंचा सकता है, जिसका तुमको और मेरे को यंग्स मॉडुलस मालूम है, उन सारे मटेरियल का पॉइसॉन्स रेशियो का वैल्यू भी फिक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी मेंस कभी नीट पे नहीं आया, मेंस में एक बार आया, एडवांस में कभी आया नहीं है मतलब पढ़ना है, जानना है। ठीक है, कोई तुमसे पूछ ही देगा, हर चीज सिर्फ मेंस एडवांस नीट के लिए नहीं होता। कोई तुमसे पूछ ही देगा कि भाई तुम लगा रहे हो तार को, खींच रहे हो, इसके एरिया को क्यों नहीं कंसीडर करो, तो तुमको बताना करेंगे, तुम उसका पॉइसन रेशियो बता दो, तो हम उस क्वेश्चन को बनाते समय हम उसका डायमीटर पर भी फिक्स करेंगे। बट बिना पॉइसॉन्स रेशियो के अगर क्वेश्चन सिर्फ यंग्स मॉडुलस का है तो तुम अपने से कोई वैल्यू लेकर के नहीं बना सकते क्वेश्चन को। ठीक है, दिस इज पॉइसॉन्स रेशियो, दिस विल बी यूनिटलेस। लिख लो, पॉइसॉन्स रेशियो इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। और अपने बारे में तो जान ही रहे हो, तुम लोग ब्रेनलेस, होपलेस, एमलेस, एमलेस, माइंडलेस, ये सब तो हो ही। फोर्थ नंबर टॉपिक बता दो ना। फोर्थ नंबर टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस इज इलास्टिक फैटिग। होमवर्क रहेगा, मैं भी पढ़ा रहा हूं और लिखना आपका काम रहा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, पढ़ा रहा हूं बट लिखेंगे आप कॉपी में, कुछ अपना भी इनपुट डालो पढ़ाएंगे। मैं कितना ही छपाते रहूं किताब से देख के, थोड़ी बातचीत करेंगे इस पे। फैटिग इंग्लिश का वर्ड है, फैटिग का मतलब क्या होता है? फैटिग अंग्रेजी का वर्ड है एक्चुअली। फैटिग वर्ड का मतलब क्या इतना अच्छा हमारा इंग्लिश होता तो हम लोग डीपीएस बोकारो में पढ़ते? ऐसा मत बोलो यार, पढ़ने में तुम लोग भी ठीक हो। बताओ, फैटिग अंग्रेजी का वर्ड है, फैटिग का मतलब एनीवन? ओ पुदीना चटनी, हाँ बताओ फैटिग का मतलब। इतना अच्छा चटनी लगाई हाथ में, फैटिग बता। मोटापा नहीं होता। अरे यार, टीचर को देख के तुम बोल रहे हो। हाँ, फैटिग का मतलब थकान। मोबाइल देखे हो ना? अरे अगर आता रहता 100% तो एकदम 1 सेकंड में बता दे, 3 मिनट में बता देगा तो फोन से देख के बता। लेकिन ठीक है, फैटिग का मतलब थकान होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है। फैटिग वर्ड का मतलब ही थकान होता है। तो पूछोगे ये कैसे हो रहा है इलास्टिक फैटिग, तो मैं बताता हूँ। लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग घर पर किताब से देख करके अपना नोट्स बनाएंगे, खासकर जिन लोगों के स्कूल एग्जाम में ये आता है लिखने के लिए। तो टॉपिक का बात करेंगे इस पूरे चैप्टर का, यंग्स मॉडुलस। मतलब क्या हो रहा था, एक मटेरियल था, उसमें लोड लगा रहे थे तो खिंचा रहा था, फिर उसको लोड को अनलोड कर रहे थे तो वो अपना शेप रिगेन कर रहे थे। ये तो तार के बारे में बात है। मान लो ब्रिज है, डैम है, रोड है, ठीक है, उस पर बार बार, जैसे ये रोड है, उसमें बीम है, रोड को मदद देने के लिए ऐसे बीम बनाया हुआ रहता है ना रोड पर। इसमें व्हीकल्स मूव कर रहा है, बार बार व्हीकल जा रहा है इसमें से, भारी व्हीकल है ना, तो इसमें बार बार क्या पड़ रहा है, इसमें बार बार लोड पड़ रहा है, और फिर ये गाड़ी तो चला जा रहा है यहां से, तो फिर ये अपना शेप क्या कर ले रहा है, ये रिगेन। इतना नहीं झुकता है, गाड़ी टूट जाएगा। ये मैं इंटरमोलिकुलर लेवल पर समझा रहा हूं, है ना, अंडर इलास्टिक लिमिट। गया इंटरमोलिकुलर लेवल पर, उसका शेप चेंजेस हुआ, फिर लेकिन जानबूझ करके इलास्टिक मटेरियल से बनाया जाता है, मतलब वो अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेता है। लेकिन वो गाड़ी अगर वो रोड, अगर चलता हुआ रोड है तो उसमें तो लगातार बार बार गाड़ी अप डाउन करेगा ना, तो बार बार गाड़ी गया तो फिर क्या हुआ, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके वजह से फिर से उस पर क्या लगा, स्ट्रेस, और फिर से वो अभी शेप रिगेन कर रहा, तब तक अगला गाड़ी चला गया, फिर अगला गाड़ी चला गया, फिर अगला गाड़ी चला गया। ऐसे करते 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 क्या होता है, आप लोग हुक्स
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे कुछ दिन पहले, उसमें देखो तो आपको बताया गया था कि केवल 0.3% ऑफ अपना रेंज पे ही इलास्टिक मटेरियल, वो तार के बारे में था, मैं दूसरे मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं, बट कोई भी मटेरियल 100% इलास्टिक वैसे में भी नहीं है, इस पर बातचीत हुआ था। तो इलास्टिक फैटिक, फैटिक का मतलब थकान होता है, बहुत सारा रोड, डैम, ब्रिज, पुल जिस पर लगातार गाड़ी अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगातार करते रहता है, उसका जो मटेरियल है वो बार बार अपना शेप रिगेन, मतलब एक बार डिफॉर्म हुआ फिर रिगेन किया, डिफॉर्म हुआ फिर रिस्टोर किया, डिफॉर्म किया रिस्टोर किया, रिस्टोर करने से पहले ही उस पर 10 गाड़ी का अप डाउन मतलब लोड उसमें अप डाउन हो ही रहा है, वो ठीक से अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता है। धीरे 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 क्या होता है, उसका जो मटेरियल है वो थक जाता है। थकने का मतलब अपना इलास्टिक नेचर लूज करने लगता है, और इलास्टिक नेचर लूज करने लगे तो वो प्लास्टिक रेंज में जाने लगेगा। और ये तार का बात नहीं हो रहा है, ये डैम, ब्रिज, रोड का बात हो रहा है। ये अगर अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये टूट सकता है। इसलिए आप लोगों को मालूम है कि जो भी चलता हुआ रोड, डैम, ब्रिज और बीम जो भी है जिसमें लगातार लोड का बार बार ऊपर नीचे होता है, उसको या तो बार बार आपको ठीक करना पड़ता होता है। नहीं, बड़ा बड़ा डैम, पुल पे आप देखते लगातार कंस्ट्रक्शन होते रहता है। वो क्या कंस्ट्रक्शन होता रहता है, वो यही सब चीज का बंदोबस्त होते रहता है कि वो अपना इलास्टिक फैटिग वाले स्टेट में ना चला जाए। कोई भी मटेरियल, बात सिर्फ पैजामा का नाड़ा का नहीं हो रहा है, बात किसी भी मटेरियल, ये चैप्टर में हम लोग सीखे इलास्टिसिटी चैप्टर पैंट के नाड़ा का नहीं है, ये चैप्टर सॉलिड का है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। किसी भी मटेरियल, सॉलिड का खास करके बात करें तो उसका इलास्टिक नेचर फिक्स है, उस पर बार बार फोर्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने की वजह से अगर वो अपना इलास्टिक नेचर छोड़ करके प्लास्टिक नेचर में जा रहा है तो वो टूट सकता है। और वो टूटने वाला चीज अगर डैम, ब्रिज, रोड हो तो फिर दिक्कत है। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि इलास्टिक फैटिग ना हो। और इसमें स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई डैम्स, ब्रिज, रोड्स आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर रेगुलर यूसेज। बहुत दिन यूज करने के बाद ब्रिज को, रोड को या तो दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है या फिर वो रोड बंद करके दूसरी तरफ से बनाना पड़ता है ड्यू टू इलास्टिक फैटिग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थकान है, इलास्टिक फैटिग। कई मटेरियल का यूज इस तरह से है कि उसमें बार बार फोर्स, डिफॉर्म रिस्टोर, डिफॉर्म रिस्टोर, डिफॉर्म रिस्टोर करने की वजह से उसका मटेरियल इलास्टिक फैटिग वाले स्टेट में चला जाता है, वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता है, वो इलास्टिक रीजन छोड़ करके अपने प्लास्टिक रेंज में जाने लगता है। और तार पर तो ठीक है, तार हम लोग पढ़े थे, तार वही अच्छा जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा, बट डैम, ब्रिज, रोड ये सब प्लास्टिक लिमिट पर नहीं जा सकता है। प्लास्टिक रेंज में जाने का मतलब अब ये टूट सकता है तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वर्ड आती है इलास्टिक फैटिग। थ्योरी है, जरूर से लिखना, स्कूल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा इलास्टिक फैटिग लिखने के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था। तो ये इलास्टिक फैटिग पर दो तरह का क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन लिख लोगे, व्हाई ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर रेगुलर यूसेज, लिख लोगे। अगर एक नंबर का है तो सिर्फ ड्यू टू इलास्टिक फैटिग लिख देना है, लेकिन एक नंबर का नहीं है, थ्योरी लिखने के लिए आता है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आफ्टर रेगुलर यूसेज, ये समझ आ गया। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन भी, इसी सेम आंसर पर एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्कूल में देखे होगे स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस देखे हो, क्या नापता है? वेट नापता है। वेट नापने का एक ही इंस्ट्रूमेंट स्कूल एग्जाम में देखे होगे, वो स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। जो वेइंग मशीन, इस पर 9th क्लास से लेक्चर दिया जा रहा है, वेइंग मशीन जिस पर खड़े होकर तुम अपना वेट नापाते हो, तुम्हारा वेट नहीं, तुम्हारा मास बताता है, वो केजी में ही आंसर आता है। तुम कभी भी अपना वेइंग मशीन में जाकर के वेट नापोगे, आंसर केजी ही में आएगा। वो वेइंग मशीन नाम होता है, वो तुम्हारा मास नापता है। दुकान में आटा खरीदने जाते हो तो न्यूटन में लेकर के नहीं आते हो, केजी में लेकर के आते हो, लिखा हुआ रहता है वेइंग मशीन, बट वो मास नापता है। इसको ख्याल रखना। वेट नापने का एक ही इंस्ट्रूमेंट दूर दार तक देखोगे, वो स्कूल में लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस वेट नापता है, और हमारी बात, इसमें क्वेश्चन यही है, स्प्रिंग बैलेंस कैसे वेट नापता है? स्प्रिंग बैलेंस कभी देखे हो स्कूल में? उसमें वेट झुला देना पड़ता है, वो खिंचाता है, खिंचा करके वो जो रीडिंग है वो शो करता है। फिर क्या करते हो, उस लोड को वहां से हटा देते हो, तो वो क्या करेगा, फिर वो अपना शेप जो है वो रिगेन कर देता है। फिर लगातार अगर वो पुराना हो गया वो स्प्रिंग बैलेंस, तो यही चीज बार बार उसके साथ भी हो रहा है। बार बार तुम उसको डिफॉर्म कर रहे हो, बार बार रिस्टोर करो, डिफॉर्म रिस्टोर, डिफॉर्म रिस्टोर, तो अपना वो 100% जो उसका इलास्टिक नेचर है वो लूज कर जाएगा। इलास्टिक नेचर टूटा तो दो चीज प्रॉब्लम, या तो प्लास्टिक में आके वो टूटेगा या फिर वो रीडिंग ही गलत देगा, है ना। तो यही क्वेश्चन बदल करके इसमें भी पूछा जाता है कि व्हाई स्प्रिंग बैलेंस डू नॉट शो। सबका एक ही आंसर, समझ में आ गया बच्चों? सब चीज पढ़ा देता हूं, फिर भी तुम लोग एकदम टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते। व्हाई स्प्रिंग बैलेंस, क्या क्वेश्चन लिखवा रहा था, व्हाई स्प्रिंग बैलेंस शोज
शोज क्या होगा इंग्लिश, शोज इनकरेक्ट वेट आफ्टर रेगुलर यूसेज। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? समझा रहा। देखो इसमें लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीम आप लोग देखे होंगे घर पर, किसी भी लोड को सहायता देने के लिए बीम लगाया जाता है, देखे हो ना? हाँ, घर पर भी देख ही रहे हो सब जगह पर बीम, ये जो लगाया हुआ है छत पर, देखते हो ये क्यों लगाया हुआ है? लोड को सपोर्ट देने के लिए। ऐसे सीधा भी तो बना सकते हैं बट लगाया हुआ रहता है। जितना मजबूत कंस्ट्रक्शन उसमें उतना ही जो है वो बीम लगाया हुआ रहता है। तो घर वगैरह पर जो बीम का शेप तुम देखते हो वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप का दिखता है ना? बट कभी देखे भी होगे जो मेजर बीम जो बड़ा बड़ा, जहां पर आजकल तो सब जगह पर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, रोड वगैरह पर बड़ा बड़ा डैम ब्रिज बनता है, और घर वगैरह पर भी छत वत का जहां पर छत का जहां पर वो निकाला हुआ रहता है बीम, जहां पर निकाला था वहां पर सपोर्ट लगाने के लिए कभी शेप देखे होगे, उसमें जो शेप होता है बीम का वैसे आई शेप का होता है, देखे हो? शेप जो बीम का शेप होता है वो आई शेप का ही प्रीफर किया जाता है। भारी से भारी कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहा हो वहां पर लोड को सहने के लिए जो बीम होता है उसका शेप रेक्टेंगुलर नहीं रख करके आई शेप, टी शेप का ही लगाया हुआ रहता है। कभी देखे हो? कभी नहीं, घर पर भी तुमको दिख जाएगा, ट्रायंगुलर शेप का दिख जाएगा, आई शेप का दिख जाएगा, है ना? बहुत जगह पर दिखता है, उस घर पे भी लगा हुआ है ट्रायंगुलर शेप का है। देखो छत के छप्पर के नीचे हाँ, तो उसका शेप ऐसे रेक्टेंगुलर भी लगा सकते थे, आई शेप, टी शेप, ट्रायंगुलर शेप, इसी शेप में लगा हुआ रहता है। ठीक है, कभी देखे नहीं हो? जैसे बीम, घर का जो बीम रहता है उसका शेप रेक्टेंगुलर होता है, बट हाई कंस्ट्रक्शन जहां पर लगता है कि लोड को सहने के लिए बीम बनाना है, हाँ ये शेप है ना? ये शेप भी जो है वो आई की तरह का ही है, देख ही रहे हो। ये रूम का शेप में भी देख सकते हो, ये जो बीम है देख रहे हो, ये ऐसा और फिर ऐसा आई शेप का, नीचे तो आई नहीं हुआ बट टी हुआ, ये टी हुआ। जनरली टी शेप का और आई शेप का ही बीम बनाया हुआ रहता है ना? ये बिल्कुल ऐसा ही पूरा लोड क्यों नहीं बना दिया? ऐसा टी शेप का क्यों बनाएंगे? सपोर्ट ही देना था तो ऐसा आई शेप का क्यों बनाने गए? जैसे रेक्टेंगुलर ही पूरे में बना देते, क्या दिक्कत होता है? यही चीज को पूरा, ये जो बीम ऐसे बीच में लगाए हैं, देख रहे हो रोड, ये इसके बीच में लगाया हुआ है, इसका शेप ऐसे आई हो गया। पूरे को ही बना देते, ऐसे ही पूरा रेक्टेंगुलर बीम बना देते। नहीं, सपोर्ट के लिए ये सिर्फ ऐसे बीच में से क्यों निकाले? पूरे में ही बना देते, क्या दिक्कत हो जाता? बहुत, हाँ क्या बताओ, बोलो जो, हाँ बताओ। आधा ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी लोड को सहने के लिए जो बीम लगाया जाता है, बीम लगाने के लिए कहीं पर रेक्टेंगुलर दिखेगा बट ज्यादातर जो है वो आई शेप का और टी शेप का ही बीम जो है वो दिखता है। क्यों दिखता है, क्या है क्या नहीं, क्या इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। स्कूल एग्जाम में हमेशा आता है ये, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको ऐसे ऊपर से व्यूज में समझाने के लिए देखते हैं। ये बीम ऐसा रेक्टेंगुलर भी बना सकते थे। ये बीम है, इस पे क्या लगा? ये लोड, जिसके वजह से क्या होगा? ये डिफॉर्म करेगा। कहां से डिफॉर्म करेगा? अगर यहां से लगाए हैं तो, है ना? तो ये बीच से ही जो है वो क्या करेगा? ये डिफॉर्म करेगा। अरे समझ, तो इस डिफॉर्मेशन को रोकना है तो तरीका क्या होगा? ये वाला जो मुंह देख रहे हो, ये जो मुंह, ये जो फेस है, इसको मोटा से मोटा बनाया जाए। इसको अगर मोटा से मोटा अगर बनाते हो, ये अच्छे से समझ लो, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फॉर्मूला लिख के आंसर लिखने वाला टॉपिक नहीं है। ये मुंह को जितना मोटा से मोटा बनाएंगे तब इसका ऐसे नीचे धंसने का चांसेस जो है वो कम है। ये मुंह, ये वाला जो फेस है, ये फेस जो है, इस फेस को जितना मोटा से मोटा बनाएंगे, इस फेस को जितना मोटा से मोटा बनाएंगे उतना ही ज्यादा जो है वो हमें इसका डिफ्लेक्शन कम होने का चांसेस है। अरे समझ, अरे तो बोलोगे तो ठीक है, तो हो गया, बात खत्म, बंद करते हैं टॉपिक। एक्चुअली में क्या होगा, इस चीज को जितना तुम मोटा से मोटा बनाने जाओगे तो जो मटेरियल है वो भारी होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और वो
जैसे जहां पर हाई कंस्ट्रक्शन वगैरह जहां पर होता है तो जो बीम बनता है वो अलग जगह पर बनता है और बीम को लगाया जाता है जहां पर बन रहा है रोड डैम, तो उसको वहां से वहां तक ले जाने में एक तो वो भारी हो गया, एक तो तुम्हारा मटेरियल ज्यादा बर्बाद, मतलब काफी ज्यादा मटेरियल लग जाएगा, उसको मोटा करने जाओगे तो फिर उसका भार बढ़ जाएगा, फिर उसका भार ही ज्यादा हुआ तो अपने भार के वजह से ही नीचे आ जाने का चांस है। बात समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या समझे? वेट को सहने के लिए बना है बीम, बीम को डिफ्लेक्ट तो करना ही है, बीम का डिफ्लेक्शन रोकना है, तो कॉमन सेंस कहता है ये वाला मुंह को मोटा कर दो। ये मुंह को मोटा करने जाओगे तो पूरा शेप ही मोटा हो जाएगा, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस चक्कर में कर रहे थे वो अपने वेट की वजह से ही डिफ्लेक्ट करने लगेगा, तुमको लोडो लगाने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऊपर से बड़ा बड़ा जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर ये बीम अलग जगह पर बनता है और रोड जहां पर तुमको लोड इसको सपोर्ट के लिए लगाना है, उतना भारी भारी मटेरियल उठा करके इधर से उधर करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, लेकिन करना तो यही है। तो अब इसका उपाय निकाला गया और ये उपाय साइंटिस्ट का किया हुआ नहीं है, ये उपाय जो है वो इंजीनियर्स का किया हुआ उपाय है। ये उपाय अभी तक आप लोग जितना पढ़े 9th में 10th में 11th में साइंटिस्ट के बारे में पढ़े, थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, ये जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये इंजीनियर्स का किया हुआ है। ठीक है, क्या किया गया, सोचा गया, ये आपको ऐसे करके समझाया गया कि मान लो ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल में ढेर सारा अगर ऐसे करके स्टिक आर पार करवा दिया जाए, अरे समझ स्टिक है आर पार जा सकता है, और अब इस मटेरियल को डिफॉर्म करवाया जाए लोड लगा करके, तो जब ये इस तरह से धंसेगा तो क्या देखोगे, ये जो स्टिक है वो क्या हो जाएगा, वो भी ऐसे ऐसे इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ये शो करता है कि मैक्सिमम वाला जो कंप्रेशन है, कंप्रेस वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तभी तो ये पूरा सट जा रहा है आपस में, अरे समझ, और ये दूर दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, नीचे के तरफ जो है वो टेंशन ज्यादा है और ऊपर के तरफ जो है वो कंप्रेशन, जो ऊपर का मटेरियल उसमें कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है, समझ आ रहा है। बीच में ना के बराबर हो रहा है, जो हो रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन ऊपर वाले में, मैक्सिमम टेंशन नीचे वाले में, बीच वाला जो पोर्शन है वो बच जा रहा है, समझ आ रहा है। इसमें कुछ खास कंप्रेशन, कुछ खास टेंशन नहीं होता है। इसी का उपाय इंजीनियर से, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंजीनियर्स ने उपाय बताया कि पूरा जो मटेरियल भारी हो जा रहा है, पूरा मुंह को मोटा नहीं करके, इसका तरीका यह है कि ऐसा यही वाला फेस था ना, ये आपका फेस था, ये वाला फेस था, ये ग्रीन से यही वाला फेस किया हुआ था, ये वाला था, है ना, ये पूरा पोर्शन था। इसको बोला गया कि ये पूरे का काम नहीं है, इसको मोटा करके तुम्हारा मटेरियल भी मोटा हो जाएगा, वो अपने वेट से ही डिफ्लेक्ट करने लगेगा, काफी भारी हो जाएगा, इसको इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। और पता चला कि बीच में ना के बराबर कंप्रेशन और टेंशन लगता है, तो बीच का मटेरियल को हटाया गया, क्योंकि बीच में मटेरियल लगा के कोई फायदा नहीं है। बीच का मटेरियल हटाओ, बीच का मटेरियल को हटाओ, और तुम्हारे पास अगर ज्यादा है तो जो बीच का मटेरियल है उसको उठा करके यहां पर लगाओ साइड में, और इसका शेप कैसा बनता चला जाएगा, बीच में काम नहीं है, बीच वाले को हटाओ तो इसका शेप जो है वो ऐसे आई शेप का भी बना लेते हो, तो ये एग्जैक्टली उतना ही काम करेगा जितना इस मुंह को मोटा करके हो रहा था। बट इस मुंह को मोटा करने के चक्कर में तुम्हारा पूरा वजन ज्यादा हो जा रहा था, मटेरियल ज्यादा बर्बाद हो रहा था, और बीच का कोई काम था भी नहीं। तो बीच से हटाओ, साइड साइड में लगा करके इसको ऐसे ये समझ रहे हो, इसमें ये पूरा को मोटा नहीं बना करके, इसका जो मटेरियल है उसको बीच वाले में लगाओ, बीच वाले को जितना हो सके उसको मोटा करो, पूरा साइड साइड में इधर उधर लगाने का जरूरत नहीं है। आई शेप का बना लो, टी शेप का बना लो, ये उतना ही मोटा मोटी लोड को सपोर्ट करेगा जितना तुमको पूरा मुंह मोटा करके होता, और तुम्हारा मटेरियल बचेगा, पैसा बचेगा वाली बात है। इसलिए मैं बताता हूं, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंजीनियर्स का, जो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, उनका कंट्रीब्यूशन है। पैसा बचाने वाला बात साइंटिस्ट का कभी नहीं होगा, है ना। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इंजीनियर्स ऐसा सोचे कि बीच में आई शेप टी शेप कर दिया जाए तो ये लोड को सपोर्ट बराबर करेगा, मटेरियल कम के कम का कम जो है वो खर्च होगा। इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। इसमें स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम आएगा एग्जाम में, टी शेप और आई शेप गर्डर्स, तो गर्डर बोला जाता है, आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बीम्स फॉर्मेशन। आंसर लिख लोगे खुद से, स्कूल वाले लोग लिखना, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके जेईई मेंस का चाहे नीट का क्वेश्चन बना लो। ये थोड़ी बातचीत करने वाला टेक्निक है, सबको लिखना है कॉपी में। जो अभी 2-3 आपको होमवर्क दिया गया उसको कॉपी में लिखना ठीक से,
और यहाँ पर ये आपका पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। यंग्स मॉड्यूलस से क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्वेश्चन आएगा। ये मैं कह रहा हूं, मेरे बोलने से होता तो मेरा सारा बच्चा क्वालिफाई कर जाता। ये मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से नहीं होगा। तुमको जितना चीज बताएगा सब बराबर इंपॉर्टेंस तुमको रख करके पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया पहला चैप्टर खत्म।